हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस बेहतरीन सीरीज सफलता सीरीज जो कि चल रही है सुबह 6 बजे। तो यार समय हो गया है, सुबह के बज चुके हैं 6 और आपकी आंखों में है नींद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नींद को भगा लीजिए क्योंकि एक और बेहतरीन चैप्टर आज हम खत्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संधारित्र कैपेसिटर। 1 घंटे 1 चैप्टर सफलता सीरीज, यही हमारा टारगेट है बेटा जी और इसी टारगेट को हम लेकर चल रहे हैं, यकीन मानिए। अच्छा, एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके भी बताइएगा। मैं 1-2 मिनट, हमेशा आपको पता है 1-2 मिनट स्टार्टिंग में बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट चैप्टर को शुरू नहीं करता हूँ। मुझे एक बार फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, चाहे वो फिजिक्स का लेक्चर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो। आप बच्चों को ये सफलता सीरीज जो मिल रही है इसको भरपूर प्यार करना है। क्लियर है? पूरा की पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा इस सीरीज के अंदर। जब तक पूरा सिलेबस नहीं होता यह सीरीज बंद नहीं होगी। तो सफलता सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ, पहली बात। तो दूसरी चीज़, मैं हमेशा से बोलता हूं बेटा जी 6 बजे ये लेक्चर शुरू होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 5:45 बजे उठते होंगे या 6 बजे उठते होंगे और 6 बजे उठते ही सीधा मोबाइल खोल लेते होंगे। तब आपका मन नहीं लगता, क्योंकि देखो बेटा जी नेचर है, आप कुदरत के साथ नहीं खेल सकते कि उठते ही हमारा है ना थोड़ी सुस्ती रहती है, उठते ही हमारा कुछ नया करने का मन नहीं होता। उठते ही ना पहले हम, अरे दिमाग तो उठने में टाइम लगे, हम उठ जाते हैं, हमारा ब्रेन सोता रहता है, हमारे ब्रेन को उठने में टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा एक्टिविटी करनी पड़ती है उसके लिए, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लो, है ना। आप कभी भी देखते होंगे जब सुबह उठते होंगे तो उठते ही आप ऐसे नहीं हो ना, उठते ही बैठ गए पढ़ने, कभी नहीं होगा वो। तो आप उठते हो, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करते हो, आधा पौन घंटे बाद आप एक्टिव होते हो बेसिकली। तो मेरा भी यही पर्पज़ है कि आप अगर 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे, मतलब 6 बजे अगर लेक्चर है तो 5 बजे आप उठ जाइए। 5 से 6 में आपका टाइम है, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आपका टाइम है। 1 घंटे में आपको जो भी, आप फ्रेश हो आइए, आप वॉक करने जाते हो वॉक कर लीजिए, थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लीजिए। अगर नहाने की हैबिट है तो नहा लीजिए, नहीं नहाने की है कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर के बाद नहाएंगे। लेकिन कम से कम अपनी बेसिक जो नित्य क्रियाएं हैं उनको कंप्लीट करके और थोड़ा वॉक करके आइए। कारण है बेटा जी, आपका ब्रेन जब थोड़ा सा होता है ना, जब हम घूमते हैं वॉक करते हैं तो थोड़ा मोर ऑक्सीजन लेते हैं, हम ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, ब्रेन हमारा बहुत एक्टिव होता है। उसके बाद आइए ना 6:45-7 बजे तक बैठिए, अच्छा मतलब 5:45-6 बजे तक बैठिए और 1 घंटा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। देखिए ये लेक्चर आपको फिर बहुत अच्छे लगने लगेंगे। अभी आपको क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। तो ये बदलाव जरूरी है बेटा जी, बदलाव करते रहिए, है ना। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, याद रखने का, है ना। वो हिंदी में भी इसको ऐसे मान लीजिए, देसी भाषा में, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप बदलाव करते रहिए, आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी ओल्ड नहीं कहलाओगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। संधारित्रों की कहानी है, 1 घंटे में 1 चैप्टर है। आइए सबसे पहले तो जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक है, धारिता। धारिता कैपेसिटेंस है, संधारित्र एक डिवाइस है, कैपेसिटर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, संधारित्र यंत्र है, एक डिवाइस है, और धारिता उसका गुण है। धारिता डिवाइस का नाम नहीं है। धारिता कहा किसे गया है, धारिता की अवधारणा आई कहां से, हम पहले उस पर बात करेंगे। लेकिन संधारित्र बेसिकली आपको भी पता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस है, हाफ CV स्क्वायर करके नहीं, है ना। लेकिन किस फॉर्म में है, क्या क्या इनके यूजेज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो धारिता की अवधारणा, किसी चालक की आवेश संग्रहित करने की क्षमता। अब देखिए ये स्टोरेज डिवाइस है, कौन? संधारित्र। ये स्टोर करके रखता है, परंतु क्या? आवेशों को, चार्ज को स्टोर करके रखता है, और उसकी यही क्षमता धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? उसकी यही क्षमता धारिता को दर्शाती है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, मेरे पास कोई चालक है, उस चालक को मैं आवेश दे रहा हूं, अभी वो किसी भी विभव पर है, मैं ये नहीं कह रहा वो 0 विभव पर है, मान लेते हैं कि उसका विभव सपोज V है। अगर मैं उस पर आवेश देता हूं तो उसका विभव बढ़ेगा, हो सकता है V से V' हो जाए। मान लेते हैं कि V विभव से V' विभव तक पहुंच गया, तो वृद्धि कितने की हो गई? V' माइनस के V, तो डेल्टा V।
डेल्टा वी क्या है? डेल्टा इज अ ग्रीक लेटर विच शोज चेंज, परिवर्तन, बदलाव दिखाता है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश अंतिम विभव माइनस प्रारंभ में विभव क्या था, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अब आवेश को संग्रहित करने की क्षमता धारिता कहलाती है किसी चालक की। क्या कहता हूं? किसी चालक की। अच्छा, ये दो लाइनें हमारे क्लियर हैं बिल्कुल। विभव में वृद्धि जो हो रही है वो चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। अब समझिए, आप चालक को आवेश बढ़ाते जाइए, विभव का मान बढ़ता जाएगा। उस पर्टिकुलर चालक का बोल रहा हूं। आपने Q पहले Q1 दे रखा था, या पहले 1 कूलाम दिया, 1 कूलाम से सपोज 1 वोल्ट आता है, मान लेते हैं 1 कूलाम आवेश है, विभव 1 वोल्ट बढ़ गया। आपने 2 कूलाम दे दिया तो 1 कूलाम और बढ़ाया, पहले 1 कूलाम तो था ही ना, 2 कूलाम कर दिया टोटल, यानी कि 1 कूलाम और बढ़ाया, तो अब वोल्ट 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट और बढ़ गया। मान लेते हैं, हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेटिकल है कि एक कल्पना कर लो ना यार, कि मान लेते ना, जो हम मैथमेटिक्स में मानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि 1 कूलाम आवेश से 1 वोल्ट बढ़ता है, तो वाली सिचुएशन है। तो Q जो है ना, Q वो समानुपाती है V के। V क्या है? वेग है ना, नालायकों, वेग नहीं है सर, वेग नहीं है, गलती हो गई, ये तो आयतन है बेटा जी, आयतन भी नहीं है, ये विभव है। और बेसिकली विभवांतर नाम देंगे हम इसको आगे चल के। क्या नाम देंगे? विभवांतर। विभव नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्लियर है? तो कहानी को समझिएगा कि Q जो है वो समानुपाती है विभव के, या यूं बोल दीजिए बेसिकली विभवांतर के। आप आवेश बढ़ाते जाइए, V का मान बढ़ता जाएगा। तो जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम C से दिखाते हैं, और यही है धारिता, यही है उस पर्टिकुलर चालक की धारिता। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना का जवाब दे दो। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अब यह एक अदिश राशि है, बेसिक चीज है, यह एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र इसका ये है, निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। आप बहुत अच्छे हो मात्रक और विमाओं में, मुझे पता है। इकाई फैरेड होती है, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, Q बराबर CV है, या हम इसको Q बराबर C डेल्टा V भी लिख देते हैं ना। कहीं पर अगर आप ये शब्द सुन लो तो परेशान मत होना, से डेल्टा V बेसिकली विभवांतर है, विभव का अंतर, विभवांतर। तो C बराबर क्या आ जाएगा? Q/V। आवेश होता है कूलाम और V होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो चालक की धारिता दिए गए आवेश या इसके विभव पर बढ़ने पर निर्भर नहीं करती। देखिए, आवेश बढ़ाने पर विभव में वृद्धि होती है, लेकिन धारिता का केस उल्टा है। धारिता तो नियत है ना, धारिता तो एक स्थिरांक है ना, एक चालक की धारिता, एक C क्या है? C एक स्थिरांक है ना, चालक की धारिता को दिखाता है। अब ये जो धारिता है ना C, ये आवेश या इसके विभव पे बढ़ने पर निर्भर नहीं करती। क्या आवेश बढ़ गया, विभव बढ़ गया, अरे धारिता भी बढ़ गई? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो। देखिए ना, ये फॉर्मूला तो है ही है ना, Q/V, C बराबर Q/V, Q पर भी निर्भर करता है, V पर भी निर्भर करता है। गलत। धारिता किसी और चीज पर निर्भर करेगी, वो बताता हूं, विभव पर और आवेश पर निर्भर नहीं करती। पहले ही सुन लीजिए, यह पदार्थ की प्रकृति तथा चालक की मोटाई पर भी निर्भर नहीं करती। सर फिर करती किस पे है? सुनिए, सैद्धांतिक रूप से चालक को असीमित मात्रा में आवेश दिया जा सकता है, कितना भी आवेश दे सकते हैं चालक को सैद्धांतिक रूप से, परंतु प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रायोगिक रूप से, विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा, अगर मैं आवेश बहुत ज़्यादा देता जाऊंगा, तो आवेश बहुत ज़्यादा देता जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र इतना हाई हो जाएगा कि आसपास का जो वातावरण है, जो वायु है, वो आयनाइज्ड हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी।
जिसके कारण से आवेश का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। आवेश के क्षरण के कारण, शरण नहीं बोल रहा हूं, क्षय मतलब क्षत्रिय, क्षरण, इसको क्षरण बोल देते हैं, कुछ क्षरण नाम का ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, इट्स शरण। अरे हिंदी सिखाऊं क्या भाई। क्षरण के कारण इसका अब विभव घटने लगता है, क्योंकि आवेश धीरे धीरे सरकने लग जाता है। कारण तुमने आवेश बहुत सारा दे दिया, आसपास का वायु आयनीकृत हो जाती है, आयनीकरण होना शुरू हो जाता है। चारों ओर का माध्यम बेसिकली, अब माध्यम में बात करें तो वायु है तो वायु हो जाएगी, दूसरे हैं तो अन्य हो जाते हैं। खैर यहां तक समझ में आ गया, धारिता की अवधारणा समझ में आई है ना। अब देखो ये कौन सा स्लाइड है, ये दूसरे नंबर का है ना। चलिए तीसरे नंबर का स्लाइड पढ़ते हैं। आइए, वही सेम काउंटिंग है, कितनी है हमारे पास एक बार गिल्लू में, ताकि मन में ये रहेगा समय के साथ हम इसको, और ये रहा, ये है मेरे पास 26 करेंगे, हर स्लाइड को 2-2 मिनट देंगे, तो 26 × 2 52 और 2 4 5 मिनट आपसे बतियाने के। क्लियर है। तो चलिए तीसरे पे चलते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चालक के पास आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है, हर आवेश चालक के पास, जिसका आंकिक मान इसे दिए गए आवेश तथा वृद्धि में, विभव में वृद्धि के अनुपात होता है। देखिए C का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि C का जो आंकिक मान है, जो वैल्यू आएगी, वो आवेश और उसके विभव में कितना वृद्धि हुआ उसके अनुपात के बराबर है। C बराबर Q/V, सही है। तथा इसके आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। फिर भी चालक की क्षमता कम तथा सीमित होती है, चालक की क्षमता कम तथा सीमित होती है। यह पाया गया है कि यदि किसी चालक को आवेशित चालक के नजदीक रखा जाए, एक चालक है उसको आवेशित कोई चालक है उसके नजदीक रख दिया जाए, तो आवेशित चालक का जो विभव है वो घटने लग जाता है। कारण यह अपनी ओर अधिक आवेश संग्रहित कर सकता है, अर्थात एक अन्य चालक की समीपवर्ती आवेशित चालक की क्षमता बढ़ाती है। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कहानी को। पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, सुबह सुबह नींद में तो नहीं हो आप लोग। हर एक बच्चा प्लीज बता दीजिए, कितने बच्चे ऐसे हैं, उठ गए क्या भाई? अच्छा उठ गए हो ना। अच्छा अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे हमेशा बोल के जाता हूं कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप हमेशा कमेंट में लिखिए। अब 11th का लेंगे, ये 12th का पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया है बेसिकली। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी 2-3 चैप्टर होते हैं, जैसे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत स्थिर वैद्युत विभव हमने पढ़ा, और फिर संधारित्र हमने आज पढ़ रहे हैं। अब अगला जो चैप्टर है या तो विद्युत धारा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप शुरू करवाना चाहो वो शुरू करवा सकते हो, और अगर आप शुरू करवाना चाहते हो कि नहीं सर मैं तो 11th क्लास का कोई मात्रक और मापन शुरू करवाना चाहता हूं, तो आप वो करवा सकते हो। चॉइस इज योर्स। दो चालकों एक दूसरे के नजदीक की स्थिति में किसी भी शेप के हो सकते हैं, यदि चालक प्लेटों पर समान तथा विपरीत आवेश है। दो चालक है लेकिन इन चालक प्लेटों पर, अभी मैं अगर 2 प्लेटों की बात करूं तो इन पर अगर समान परंतु प्रकृति विपरीत हो ये आवेश है, तो इस पूरे समंजन को, इस पूरे निकाय को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र की क्षमता या धारिता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये, इन दोनों के मध्य की दूरी है d, इस पर प्लस सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका माइनस सिग्मा है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। और ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना,
क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा मान लेते हैं कि सर इस पर धन आवेश है, मान लेते हैं सर इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है और माध्यम वायु है, तो इसकी कुछ ना कुछ धारिता है सी। यह है चालक प्लेट है दो, एक पर धन है, समान आवेश, विपरीत प्रकृति का है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा रख रखा है। अगर मैं क्यू निकालूं, देखिए सिग्मा हो जाएगा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो क्यू निकालूंगा तो सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया माइनस सिग्मा इंटू एरिया माइनस क्यू आ जाएगा। खैर ये बात क्लियर है क्या? हाँ और ना का जवाब देते जाना। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए देखिए, अभी तक मैंने क्या था बेटा जी, मैंने तो आपको एक स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, लेकिन जरूरी नहीं ना है कि चालक का यही आकार होना चाहिए, चालक का किसी का भी आकार हो सकता है। देखिए दो चालक होने चाहिए, दो चालक होने चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, दो चालक होने चाहिए और उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए समान परिमाण के। परिमाण इन द सेंस बेसिकली जैसे अगर +3 है तो उधर -3 होना चाहिए। तो आवेश तो 3 गुलाब है, परंतु एक धन है तो दूसरा ऋण है। क्लियर है? तो उस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं कि भैया ये मेरा एक संधारित्र है। तो देखिए जो C है उसको डिफाइन कैसे किया गया है, C को धारिता को डिफाइन कैसे किया गया है मैं बता देता हूं आपको बेटा जी। किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण किसी भी एक प्लेट पर बटे प्लेटों के मध्य विभवांतर C बराबर Q/V। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास एक चालक ये है, किसी भी शेप का एक चालक ये है, ध्यान से सुनना, ये +Q है, ये -Q है, ये अभी इसके ऊपर Q बराबर 0 है। स्टार्टिंग में ये अनावेशित है, मान लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसके जो धन होंगे इस वाले के ऋणों को आकर्षित करेंगे तो इधर धन आ जाएगा, इधर ऋण आ जाएगा। तो बेसिकली अब इसको देखिए, ये इधर धन है, इधर ऋण है, जितने इधर धन है उतने इधर उसके ऋण है। तो बेसिकली हम बोल देंगे कि यार ये एक संधारित्र का निर्माण कर रहा है। बेसिकली ये एक संधारित्र है, ये गोलीय संधारित्र हो गया बेसिकली, है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र, अलग अलग केसेस हमें दे रखे हैं। आप समझिए, आपको जो मेन पर्पज है वो ये है कि संधारित्र की धारिता ज्यामिति अर्थात चालक का आकार तथा आकृति पर और एक दूसरे के मध्य इनकी निकटता पर एवं मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। चालक का आकार क्या है, धारिता तो निर्भर करेगी। संधारित्र जरूर, मैंने क्या बोला सर, आपने तो बोला, मैंने बोला संधारित्र का मतलब ये नहीं है कि यही संधारित्र है, संधारित्र तो ये भी है, लेकिन उसकी धारिता निर्भर करेगी इसके आकार पर। इसकी धारिता अलग होगी, इस तरीके के संधारित्रों की धारिता अलग होगी। समझ में आया? उनके मध्य, है ना, देखो लिखा है चालक का आकार आकृति, है ना, उन दोनों की मध्य की निकटता कितनी है, यानी कि D पर निर्भर करेगी और माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करेगी। अब हेडिंग लगाएंगे, यहां तक आपको चालक की संधारित्र की या यूं बोल दीजिए धारिता की अवधारणा समझ में आ गई। तो अब हम, ये तीसरा था, ये चौथा था, अब हम आ गए हैं 5वें नंबर पर। आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर, ½ इसका फॉर्मूला होता है। इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये इसका डेरिवेशन है। माना कि C चालक की धारिता है, मेरे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता है C, जो कि एक बैटरी से जुड़ा है। इसे 0 विभव से V विभव तक आवेशित किया जाता है, धीरे धीरे इसको आवेशित कर रहे हैं। यदि किसी समय चालक पर Q आवेश है, किसी समय पर, बीच की सिचुएशन ले ले तो किसी समय Q पर, तो जो Q आएगा वो आएगा C × V। जब Q आवेश दे दिया तो उस समय मान लेते हैं कि विभवांतर V रहा होगा। अब माना बैटरी के द्वारा नियत विभव V पर अल्प dq आवेश प्रवाहित होता है।
बैटरी लगाने से ही आवेश का प्रभाव बनेगा, वो विद्युत क्षेत्र आ जाता है, फिर वो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर धनावेश है तो, ऋणावेश है तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। वो सब कहानी है, वो मैं आपको विद्युत धारा नामक चैप्टर में पढ़ा दूंगा डिटेल में। हमने ये बोला है कि बैटरी के द्वारा नियत विभव V पर मान लेते हैं TQ आवेश, छोटू सा आवेश DQ प्रवाहित हुआ। इस DQ आवेश को प्रवाहित करने में मान लेते हैं कि विभव ऑलमोस्ट नियत था, तो संधारित्र में अल्प मात्रा में संग्रहित ऊर्जा दी जाती है। तो du U बराबर होता है Q इंटू V। अब छोटा सा DQ आवेश है तो छोटा सा ऊर्जा दी गई, तो DQ इंटू V, समझ में हो। V को क्या लिख सकता हूँ, Q बाई सी, V को क्या लिख सकता हूँ, Q बाई सी, बस इसका समाकलन कर दिया, यहाँ से हमारे पास निकल के आया U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, U बराबर, अब एक बात बताओ, Q बराबर CV होता है। अब देखो इसके अलग अलग फॉर्मूले, Q की वैल्यू रख दो यहाँ पर CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बटे, तो U बराबर आ जाएगा हाफ C की वैल्यू रख दो आप, C की वैल्यू रख दो Q बाई V, Q बाई V ऊपर चला जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा QV बाई 2। तो बेसिकली तीन अलग अलग चीज एक ही है। अगर Q दे रखा है, C दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, Q नहीं दे रखा, C दे रखा है, V दे रखा है तो ये वाला लगा दूंगा, और C नहीं दे रखा, Q दे रखा है, V दे रखा है तो ये वाला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये रहा वही कहानी, वही तीन फॉर्मूले हैं। U बराबर कैसे भी लिख लो, जो अभी अभी मैंने सिखाया वो यहाँ पर भी आ गया। तो ये था छठे नंबर। आगे चलते हैं, हेडिंग लगाएंगे 7वें नंबर पर, गोलीय चालक या संधारित्र की धारिता। गोलीय चालक या संधारित्र की धारिता। विलगित गोलीय चालक होना चाहिए। कंडीशन सबसे पहले विलगित गोलीय चालक होना चाहिए। देखिए विलगित का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, कोरोना के टाइम में जब लोगों को कोरोना हो जाता था तब बोलते थे कि भैया तू क्वारंटाइन हो जा, उसको पकड़कर कमरे में बंद कर देते थे अगले 14-15 दिन तक, वहीं उसको थाली के खाना पहुंचा देते थे, उससे मिलना जुलना बंद था। इसका मतलब हमने उसको अलग कर दिया समाज से, हमने उसको अलग कर दिया लोगों से मिलने। ना तो वह खुद मिल सकता है बाहर के लोगों से, ना बाहर के लोग उससे मिल सकते हैं। कोई आदमी से, कोई मानव से उसका किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं था, तो उसको बोलते हैं कि तुझे हमने विलगित कर दिया, तुझे हमने आइसोलेट कर दिया। सेम अगर मैं बोलूं कि कहीं मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो विलगित निकाय का जो पीछे लिख रहा है उसका मतलब यह है कि ना तो ये अपना आवेश किसी सराउंडिंग को देगा, ना सराउंडिंग से कोई आवेश लेगा, बिल्कुल अलग थलग सेपरेट है। इसको उसका कोई लेना देना नहीं किसी से। बोले मैं दूंगा भी नहीं तो मैं लूंगा भी नहीं, मैं मेरी दुनिया में खुश हूं भाई, है ना। तो अब सुनिए, जब एक विलगित गोलीय चालक, अब इसके पास मान लेते हैं Q आवेश है, पहले से ही हमने इसको Q आवेश देके और फिर इसको विलगित कर दिया। अब इस पे Q आवेश से बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है तो Q आवेश है, तो उसके विभव में वृद्धि होती है ना। ये इसका विलगित चालक है, ये जरूर कुचालक स्टैंड होगा। ये जो स्टैंड है ना बेटा, ये कुचालक होगा, ठीक है, कुचालक होगा। अगर चालक होता तो फिर आवेश निकल लेता धरती की तरफ, अगर मैं इसको भूसंपर्कित कर दूं तो। खैर कहानी को हटाइए, या अगर भूसंपर्कित ना भी करूं तो फिर गोले से आवेश यहां आ जाता, स्टैंड पर आ जाता, तो चालक का अगर था, लेकिन ये तो कुचालक है, तो इसलिए हमें डर
नहीं है, इसीलिए कुछ अलग का स्टैंड बना दिया हमने। तो Q आवेश है गोले पर। Q अच्छा, एक गोले के कारण से विभव क्या होता है, K Q बाय R। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, हाँ या ना। तो ये रहा K Q बाय R। अब C बराबर क्या होता है, Q बाय V। तो Q तो है ही है, V की वैल्यू यहाँ डाल दो, अरे इस V को उठा के यहाँ डालो तो आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसका मतलब C जो है वो समानुपाती है R के। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियत है ना R के, यानी कि त्रिज्या बढ़ाते जाओ, सुन ले काम आएगा आगे, त्रिज्या बढ़ाते जा, धारिता भी बढ़ती जाएगी। गोले का साइज बड़ा कर दे, धारिता भी बड़ी हो जाएगी। माध्यम बदल दे, अब तूने अभी तो माध्यम वायु ले रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ परावैद्युतांक डाल दूंगा तो यहाँ पर कुछ परावैद्युतांक यहाँ पर आएगा तो धारिता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसा माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक 4 है, पहले वो वायु में था तब वायु का परावैद्युतांक 1 है, या निर्वात का है तो 1 है। अब मैंने ऐसा माध्यम या ऐसा परावैद्युतांक डाल दिया जो 4 है जिसका परावैद्युतांक, तो धारिता 4 गुनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अरे समझ रहे हो क्या, इंटू एप्सिलॉन आर, धारिता 4 गुनी बढ़ जाती है। अरे हाँ या ना, माध्यम का परावैद्युतांक डालने पर। देखिए यदि चालक किसी माध्यम में रखा है तो C माध्यम 4 पाई इंटू एप्सिलॉन, भाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर से गुना कर दूं तो ये दोनों का गुणनफल मिलाकर एप्सिलॉन बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 गुना कर दूं तो ये माध्यम 4 भर दूं तो 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है। धारिता निर्भर करती है चालक के आकार आकृति पर, चारों ओर के माध्यम पर, निकटवर्ती अन्य चालकों की उपस्थिति हो। आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। हाँ या ना का जवाब देते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, अच्छा ठीक है ना, ये ऊपर वाला हटा देते, थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी ज़्यादा आ गई होगी। अच्छा बेटा जी, आप सोचते होंगे ना सर आप लिख लिख के पढ़ा दिया करो, आप ऐसे मत लाया करो। बेटा जी 1 घंटे में 1 चैप्टर है, मजबूर हूँ मैं, है ना। अगर आपको डिटेल में जानना है, धीरे धीरे जानना है, यही लेक्चर 1 घंटे में नहीं ख़त्म करना है ये चैप्टर, और आप चाहते हो कि सर इसको 6 घंटे में 7 घंटे में ख़त्म करिए, या 7 लेक्चर में ख़त्म करिए, तो आप मेरे क्लासेज में आ जाइए। ऐप पर हमारी क्लासेज होती हैं रैंक प्लस पर। आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आ जाइए। आपको बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है। ये सीरीज़ का नाम ही हमने रखा है 1 घंटे में 1 चैप्टर सफलता सीरीज़, तो मुझे मजबूरी में 1 घंटे में ही कराना पड़ेगा। 8वें नंबर का स्लाइड सुनिए। अब मेरे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या है R1, एक और बड़ा गोला है। ये गोला ही, ये वृत्त नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ तुम लोगों को। अगर ये वृत्त दिखता है ना तो अपनी आंखें फोड़ लेना भैया, समझ में आया। तुम्हारे हाथों में पेन होंगे, पेन ऐसे डाल लेना ऐसे, अगर ये वृत्त दिखता है। और गोला दिखता है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तुम बढ़िया चल रहे हो, तुम्हारे को बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये गोला है, ये R1 त्रिज्या है, या R2 त्रिज्या है। सुनना, इस वाले गोले पर प्लस Q आवेश है। अब इस प्लस Q आवेश से बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। यह आवेश है, इस पर मैंने एक प्लस Q आवेश दिया है। इस प्लस Q के कारण बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर ऋणावेशित प्रेरित हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, ये धन है तो इसके ऋण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ऋण आवेश आ जाएगा, और पल्ली तरफ यानी कि दूसरी तरफ धन चला जाएगा। अब अगर मैं इसको भूसंपर्कित कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे धरती मैया से, और बाह्य सतह पर जो धन है उन सारे धनों को निगल जाएंगे। बोलो स्वाहा। कहानी क्लियर है, ये मामला है। क्लियर है। अब पूरी थ्योरी वही है, सुन लीजिए। जब आवेश Q आंतरिक गोले को दिया जाता है तो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक गोला है, यह आवेश माइनस Q, सॉरी
नॉट ये है, एक आवेश माइनस क्यू बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर प्रेरित होता है तथा प्लस क्यू आवेश जो इसकी बाह्य सतह पर प्रेरित होता है भू संपर्क के कारण पृथ्वी को प्रवाहित हो जाता है। यही तो मैंने अभी अभी बताया था। अब सुनिए, विद्युत क्षेत्र 0 होगा R लेस देन R1। अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र निकालूं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और अगर मैं इसी को बाहर पकड़ लूं, बाहर मतलब R ग्रेटर देन R2, R ग्रेटर देन R2, यहां से बाहर निकल जाओ, यहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। कारण है जितना धन है उतना ऋण है। इसके ऊपर जो धनावेश था वो तो खत्म कर दिया। हाँ, अगर भू संपर्कित नहीं करते तो कहानी दूसरी होती, लेकिन भू संपर्कित करने से अब आप इसको पकड़कर गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करोगे, इसको पकड़कर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करोगे। अब आप देखोगे इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट आवेश है 0, तो विद्युत क्षेत्र अगेन 0। तो बाहर चले जाओ या अंदर रहो तो 0, लेकिन आंतरिक गोले पर विभव KQ/R1, दूसरे गोले पर विभव माइनस KQ/R2, क्योंकि एक पर धन है तो दूसरे पर ऋण है, और विभव धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। -3 वोल्ट होता है ना भाई, प्लस के 3 वोल्ट भी होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा। अच्छा, चूंकि बाह्य सतह तो भू संपर्कित है, तो बाह्य सतह भू संपर्कित है तो इसका विभव 0 है, इसका मतलब इस वाली सतह पर विभव 0 है। अरे इस पूरी सतह पर विभव 0 है। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V1 माइनस V2। अरे ये तो हमने V1 निकाला, V1 माइनस V2। अरे देखो ना भाई, तो ये आ जाएगा जो ऊपर लिखा है भाई, ठीक है, क्लियर है? अरे V1 इतना है, V2 0 है, तो V1 माइनस V2, तो इतने में से 0 गया तो यही तो बचेगा, यही तो विभवांतर। अभी मैंने जो V1 निकाला वो इस सतह पर निकाला, तो इस सतह पर अगर विभव निकालूंगा तो इस गोले का भी आएगा और इसका भी आएगा। अरे यार समझते नहीं हो, तो खत्म हो गया। मेरे पास विभवांतर आ गया, C बराबर Q/V। मैंने याद करो बोला था ये V विभव नहीं होता, ये V विभवांतर होता है, और वही विभवांतर की वैल्यू को यहाँ डालो, सॉल्व करेंगे। ये तो वायु की उपस्थिति में है। अगर माध्यम डाल दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह बेटा जी, मतलब आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिख दिया करो, बेसिकली ये एप्सिलॉन है पूरा, क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो दिस इज कॉल्ड माध्यम, पूरा फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो अगर मैंने कभी सवाल आ जाए बाह्य गोला भू संपर्कित कर दूं, तब तहारीता पूछेंगे आपसे, फॉर्मूला लगा देना। आगे चलते हैं 9वें नंबर जो हमारे को पढ़ना है अब, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ये स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है? चलो पढ़ते हैं, आइए स्टार मार्क कर लिया है हमने। कितनी हो गई? ओहो 34 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। चलो 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 चलो, हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी चाहिए। क्यों भैया, जल्दी जल्दी कर दे। आओ, अब कुछ भी नहीं है। मेरे पास दो धातु की प्लेटें हैं, एक M प्लेट है, एक N प्लेट है। एक प्लेट का नाम M है, एक का नाम N है, एक पर प्लस सिग्मा, एक पर माइनस सिग्मा, एरिया है A। एक बात बता, और दोनों के बीच में दूरी है D, और इसको मैंने भू संपर्कित कर दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके बेटा जी, ये धनावेश है, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और ये वाली अंदर सतह, इस प्लेट की आंतरिक सतह ऋणावेशित है, ऋणावेश के कारण से भी इधर ही होगा। यानी कि जल्दी 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 जल्दी,
ये वाली प्लेट और ये वाली ऐसे वाली, इसकी बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दूं तो ये तो ऋणावेशित है ना, ये वाली तो ऐसे मान, ये वाली तो ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, ये दोनों के बीच में दूरी d है, एरिया a है, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अब बोल कहानी क्या है? हाँ, ये है मेरा संधारित्र, ये इस प्लेट के कारण से, अब इस पूरी प्लेट पर है, इस प्लेट पर है, अरे यार ये पूरी प्लेट है, आवेशित चादर, अनंत लंबाई की चद्दर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखो। यहां पर हम निकालते थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बेटा जी विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर धनावेश है तो इधर की ओर ही होती थी। अगर ये ऋणावेशित प्लेट होती, ऋणावेशित प्लेट होती तब भी इसके कारण से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती, लेकिन इसकी ओर होती। तो दोनों प्लेटों को अगर मैं रख दूं तो नेट इधर प्लस के कारण भी इधर, माइनस के कारण भी इधर, दोनों के कारण से सेम। इसको छोड़ो, ये एज इफेक्ट वगैरह का दिखा रखा है, क्लियर है? तो अब इसका पूरे का डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं, वही है 2-3 स्टेप्स है विद्युत क्षेत्र। क्या है सुन लीजिए, 10वें नंबर की स्लाइड है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, कुछ नहीं करना। पहले में हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दोनों एक ही दिशा में ना, सीधा सीधा जोड़ दिया। अब एप्सिलॉन नॉट है, अब अगर हम इन जनरल लेके चलते हैं, एप्सिलॉन ले लिया है, एप्सिलॉन की जगह हम रख देंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ले ले, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ले ले, क्लियर है? मैं तो माध्यम लेके चल रहा हूँ। अब विभवांतर ज्ञात करोगे तो v बराबर होता है ईडी, ई बराबर वी बाई डी, तो v बराबर ईडी, ई आपको पता है, ई इंटू डी, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। जब विभवांतर पता चल गया तो धारिता आ जाएगी q बाई वी, तो ये आ जाएगा। यानी कि अगर माध्यम है तो धारिता आती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, और अगर निर्वात है, मतलब माध्यम जो है वो निर्वात है, तो वायु का 1 हो जाएगा, तो सी बराबर या सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर है? इसीलिए माध्यम भर देने से धारिता पुराने वाले की k गुना हो जाती है। k मतलब जितने का परावैद्युत, अगर मैंने 4 का भरा है तो 4 गुना हो जाएगी धारिता। आ गई 11वें नंबर पे। चलो चलो चलो, जितना हो जाएगा उतना करवा दूंगा, ठीक है ना? बाकी का तुम कर लेना। प्लेटों के मध्य बल, अभी इन दोनों प्लेटों के मध्य बल लगाएगा। देखो पहली वाली ये मैं धनावेशित हूँ, वो ऋणावेशित है, तो मेरे कारण से विद्युत क्षेत्र लगेगा, और वो आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र में वो आवेश रखा हुआ है, वो प्लेट आवेशित है, विद्युत क्षेत्र मैंने मेरा दे दिया, तो उस पर्टिकुलर प्लेट के साथ क्या हो रहा है, उसको विद्युत क्षेत्र मिल गया, आवेश उसके पास खुद था, उसके ऊपर बल लगेगा। ऐसी वो ऋणावेशित वाली प्लेट भी विद्युत क्षेत्र दे रही है और मैं धनावेशित हूँ, तो मेरे पे भी बल लगेगा, तो दोनों में बल लगता है और दोनों में अट्रैक्शन का बल लगता है बेसिकली, क्लियर है? तो जो बल लगेगा ना बेटा जी, वो बल लगता है ये पूरा डेरिवेशन है। अब F बराबर QE से हमने सॉल्व किया है यार, F बराबर QE, माइनस इसलिए क्योंकि वो विपरीत दिशा है बेसिकली, है ना? ये बल का परिमाण है केवल हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई स्क्वायर। अगर बल आ गया तो दाब निकाल लेंगे, स्थिर वैद्युत दाब निकाल लो या ऊर्जा घनत्व निकाल लो, और वो आ जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से भाग दे दोगे, क्षेत्रफल कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तुम लोगों के ऊपर भैया, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अच्छा इसको नोट करिए जल्दी, एक मिनट रुक जाओ, है ना? अब अगर समांतर प्लेट संधारित्र, ये 12वें नंबर का समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर परावैद्युत पट्टिका है। देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके अंदर हमने परावैद्युत पट्टिका भर दी है टी मोटाई की, ये टी मोटाई की है ना, टी मोटाई की पट्टिका भर दी है। जब परावैद्युतांक नहीं था तब विद्युत क्षेत्र ई नॉट था, लेकिन अब हमने पट्टिका डाल दी है, किसी ना किसी एप्सिलॉन आर इसका परावैद्युतांक ले लेते हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, और डी दूरी थी ही, तो वही है, पूरा वही है, थ्योरी पढ़ लो,
थ्योरी पढ़ लेना, है ना, यहाँ पे शायद कट गया है, एप्सिलॉन आर हो जाएगा, थ्योरी पढ़ लेना, है ना। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये टी वही ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर होगा, है ना। वह बचे हुए स्थान डी माइनस टी में विद्युत क्षेत्र ई उपस्थित होगा। कुल विभवांतर अगर आपको निकालना है तो कैसे आ जाएगा, ई इंटू डी टी, डी माइनस टी, इसका प्लस ये जो खाली जगह बची इसका, और सॉरी इसका टी मोटाई का प्लस ये जो खाली जगह बची, अगर ये टी है तो ये डी माइनस टी है, खाली जगह डी माइनस टी है, तो ई नॉट के साथ डी माइनस टी है और टी के साथ ई है। सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो बेटा जी। फिर यहाँ से हमने क्या निकाला, वी निकाल लिया, तो ये वी आ गया, तो क्यू बाई वी कर लिया, हमारे पास आ गया ये। आगे चलते हैं। अब यदि प्लेटों के मध्य के स्थान पर पूर्ण उपस्थित, माध्यम पूर्ण उपस्थित है, तो टी बराबर डी है, तो स्पेशल केसेज है, आपको तो बस ये याद रखना है, ये याद रखना ही पड़ेगा बेटा, है ना। इसमें तो क्या टाइम लगता है इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है, ये सारे बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना, मजाक की बात नहीं है 1 घंटे में एक चैप्टर कर देना। फिर भी कोशिश करते हैं कि ख़त्म करो यार। अब डी की जगह टी ले लो, सॉरी टी की जगह डी ले लो। टी की जगह डी लेने का मतलब है कि पूरे में ही माध्यम भर दिया, तब कहानी ये आ जाएगी। फॉर्मूला आया है, टी की जगह डी डाल देना, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का स्थान आंशिक रूप से टी मोटाई की चालक भर दे, अगर चालक भर दें तो चालक के लिए तो अनंत होता है उसका परावैद्युतांक, तो जब अनंत हो जाएगा तब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। आगे चलें, टी मोटाई तक, टी मोटाई तक हमने चालक भर दिया, तो देखिए ना एप्सिलॉन आर कितना होता है, अनंत होता है, तो अनंत, और चालक के अंदर वैसे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, कहानी ये निकल के आ जाएगी। 12 खत्म, 13 खत्म, 14 खत्म, 15वें पे आ जाओ फटाफट से। सर्वसम आवेशित छोटी बूंदों का मिलाना, मेरे पास छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहा हूँ, n छोटी छोटी बूंदें हैं, तो सब दे रखा है कि मान लेते हैं बूंदों की संख्या है n, r त्रिज्या है, हर छोटी छोटी बूंद की त्रिज्या r है, सब पर q आवेश है, और cs, s मतलब स्मॉल, s मतलब स्मॉल, c मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो स्मॉल बूंद का, छोटी बूंद की धारिता, सिग्मा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ई विद्युत क्षेत्र है, वी विभवांतर है। बड़ी बूंद की बात करेंगे तो बड़ी बूंद मिलाकर, मतलब छोटी छोटी बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बन गई जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कुल आवेश उस पर कैपिटल क्यू है, सी बी आ गया, बी मतलब बिग, है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का धारिता, बड़ी बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ईवी बड़ी बूंद की विद्युत क्षेत्र, बड़ी बूंद का विभव, आवेश संरक्षण लगाएंगे अगर इस पर सब पर क्यू 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 है, तो सबका मिलाकर n इंटू क्यू हो जाएगा, ये कैपिटल क्यू है, दिस इज कॉल्ड आवेश संरक्षण। आयतन संरक्षण, इन सब का आयतन बराबर है n गुना करके नहीं इसका आयतन, सॉरी इन सब का, इसका पूरे का आयतन बराबर है n गुना करके इसका, अरे एक बूंद का आयतन, 2 बूंद का, 3 बूंद का, तो n बूंदों का आयतन मिलाकर ही तो पूरे का आयतन बना है। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, r का मान, q हमें पता है, तो हमने c निकाल लिया, याद करो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू कैपिटल R, हमने सिग्मा निकाल लिया, हमने e निकाल लिया, हमने v निकाल लिया। अब सब कुछ हमें पता है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी, आप इनको दिमाग में रखिएगा बेटा, आप इनको दिमाग में रखिएगा, क्लियर है कहानी। अब वही, अगर हम देखिए, अगर हम ऋणावेशित कर दें तो द्रव्यमान बढ़ेगा, धनावेशित करने पर द्रव्यमान घटता है, ये आपको पता है। ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ से सिग्मा के पदों में लिखना होगा तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। अब ये वही है जो अभी अभी मैंने आपको कराया, ये दोनों 17वें और 18वें नंबर पर।
17वें और 18वें नंबर पर फटाफट से सुन लो, जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है। भैया जी कितना टाइम हो गया एक बार दिखा देना मेरे को। चलो भैया 45 मिनट का हो गया, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और हमारे को कहाँ तक चलना है, 26 है। चलो फिर हो जाएगा, वैसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अभी तो 10 स्लाइड है, 10 जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए अगर मैंने बैटरी परिपथ में जुड़ी हुई नहीं है तो आवेश नियत है, आवेश नियत है। तो अब देखो माध्यम भरने पर आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होता, V बराबर Q बाई सी है। अगर मैं माध्यम भर दूं तो C बढ़ता है और C बढ़ेगा तो विभवांतर घटेगा। अरे यार माध्यम मैंने 4 का भर दिया तो 4 गुना हो जाएगा धारिता, 6 भर दिया, ऐसा पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक 6 है तो 6 गुनी धारिता। अब धारिता बढ़ गई तो विभवांतर घटेगा, तो वही है ईव। अब देखो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मैंने माध्यम भर दिया, माध्यम भर देने से विद्युत क्षेत्र घटेगा, है ना। धारिता बढ़ती है, याद करो धारिता तो बढ़ती है, यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धारिता बढ़ेगी तो यू घटेगा। फॉर्मूले लिख रखे हैं ना सारे, सब कुछ है। अगर मैं डी दूरी कम कर दूं तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विभवांतर, विभवांतर क्यों घटेगा, क्योंकि देखो डी दूरी कम कर दूं, दूरी कम कर देने से धारिता बढ़ेगी और धारिता बढ़ने से विभवांतर घटेगा, सारा चीज है ना। सी बढ़ेगा तो वो सब चीजें दे रखी है। अगर क्यू नियत है तो ये कंडीशंस है, वरना क्यू बटे वी के अनुपात पे निर्भर करती है धारिता। तो मतलब बेसिकली क्यू बटे वी का रेशो ही तो है धारिता, पर हमने बोल दिया क्यू तो नियत है। अब बता तो वो वाली कहानियां है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर पढ़ लेना। अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं बैटरी जोड़ दूं तो विभवांतर नियत हो जाएगा, तब कहानियां ये बनेंगी। सब कुछ सेम है, पढ़ लेना। हने लगाएंगे संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए जैसे हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में हम जोड़ते थे कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करते थे प्रतिरोधों के केस में। संधारित्र के केस में वही काम श्रेणी क्रम में होता है। अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये डायग्राम है C1 C2 C3 प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ दी है तो इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है V1, इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V2, विभवांतर V3। तो Q का विभाजन तो नहीं हुआ, प्लस Q आवेश है तो C1 V1 बराबर C2 V2 बराबर C3 V3। V बराबर क्या है, कुल V बराबर खर्च करने वाला बराबर कमाने वाला बराबर खर्च करने वाला, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 यही तो कुल तेरा विभवांतर आएगा। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये डेरिवेशन है। 20वें नंबर पर चलते हैं, समांतर क्रम संधारित्र। वही है, समांतर है तो जो प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही समांतर क्रम में हो जाएगा। तो सी पी, पी मतलब पैरेलल, और वहाँ सी एस था, एस मतलब सीरीज, तो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश। वही समांतर क्रम में लगे हैं। तो इस बार यहाँ पर आवेश अलग अलग होंगे, इसीलिए देखो प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। यहाँ से Q आवेश गया तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विभवांतर सबका सेम है ना। देखिए ना विभवांतर सबका सेम है, इसका मतलब V विभवांतर है। तो V बराबर V1 V2 V3 तीनों का वैल्यू V है, और V बराबर Q1 बाई C1 Q2 बाई C2 Q3 बाई C3। सेम कहानी, सॉल्व कर लेना। आंसर 21वां, परावैद्युत का संयोजन, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दूरी का विभाजन होगा, दूरी का विभाजन होता है तो श्रेणी क्रम की तरह जोड़ते, ये याद रखना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, और सवाल क्या, ये सारे डेरिवेशन ही है, और ये डेरिवेशन अगर तुमने ढंग से कर लिए ये सीधे सवालों के रूप में जन्म ले लेते हैं। अगर संधारित्र के अंदर मैंने परावैद्युतांक भर दिया और वो परावैद्युतांक दूरी को विभाजित करते हुए भरा है, तो दो संधारित्र बन गए, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है, ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है। मैंने दूरी का विभाजन, दोनों के बीच में दूरी D है, तो एक मैंने D1 तक भर दिया, एक मैंने D2 तक भर दिया, लेकिन इस प्लेट का एरिया A है तो वो आज भी A ही है, क्षेत्रफल में कोई विभाजन नहीं है।
तब इस केस में इन दोनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में मानेंगे और श्रेणी क्रम के हिसाब से जोड़ेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन C1 C2 लिखने आने चाहिए और एक संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 लिखेंगे, A क्षेत्रफल का कोई विभाजन नहीं है, D1 आएगा, यहाँ D2 आएगा, बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, सुलझा लेंगे, मामला सेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। अब स्पेशल केस, विशिष्ट स्थिति, यदि D1 D2 बराबर D/2 ठीक आधा है, दूरी का ठीक आधा आधा कर दिया तो D1 D2 की जगह D/2 डाल देना, ये रिजल्ट आ जाएगा अगर दूरी का विभाजन है। यही अगर क्षेत्रफल का विभाजन कर दूं तो श्रेणी क्रम की तरह जुड़ेंगे। देखिए ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R2 है, हमने दूरी का विभाजन नहीं किया, देखो दूरी अभी भी D है, परंतु हमने क्षेत्रफल का विभाजन कर दिया। ये A1 है, ये A2 है, हमने क्षेत्रफल का विभाजन कर दिया। और अगर क्षेत्रफल का विभाजन कर दिया, क्षेत्रफल विभाजित तथा दूरी समान, वही सब चीज़ है, C1 लिख लो, C2 लिख लो, सीधा सीधा जोड़ेंगे, क्योंकि अगर क्षेत्रफल का विभाजन है तो ये संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं। इसकी धारिता C1 ले लो, इसकी धारिता C2 ले लो, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम है तो प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम की तरह जोड़ते हैं C1 का C2। सॉल्व कर लेना। वही अगर एरिया A1 बराबर A2 बराबर A/2 है तो ये कहानी है, वरना ये तो आपको याद क्या, मैं तो कह रहा हूँ एक बार तुम ढंग से पेन चला के लिख लोगे तब भी आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। अब हम करते हैं 23 आवेशों का सहभाजन, 24 उभयनिष्ठ विभव, उसके बाद 25 26। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, हेडिंग लगा लो, आवेशों का सहभाजन। क्या टाइम हो गया बेटा? 52 मिनट हो चुके हैं, 4 स्लाइड है, 2-2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल टाइम पे हूँ मैं, वी आर ऑन टाइम। मैंने हमेशा से आपको बोला है, मैं चाहूँ तो 1 घंटे 10 मिनट ले लूँ, 1 घंटे 20 मिनट भी ले लूँ, 1 घंटे 30 मिनट भी ले लूँ, जो कमिटमेंट है ना 1 घंटे वाला, वो टूट जाएगा। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, बस जिद है हमारी, हम करके रहेंगे इस चीज़ को। अब देखिए मेरे पास संयोजन से पहले मेरे पास 2 चालक हैं, इसका विभव V1 है, धारिता C1 है, आवेश Q1 है। सुन लो, ये एक और चालक गोला है, आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभव V2 है। मैंने अभी इनको जोड़ा नहीं है, लेकिन अब मैंने इनको चालक तार द्वारा जोड़ दिया। चालक तार द्वारा जोड़ दिया तो आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर जाएगा, या तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। पता कैसे चलेगा? जिसका विभव ज़्यादा होगा। तो अगर सपोज V1 ज़्यादा है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो चालक तार के द्वारा जोड़ने के बाद संयोजन के पश्चात इसका विभव हो गया V, इसका विभव हो गया V। इस पर आवेश, इसकी धारिता अभी भी C1 थी, इसकी C1 C2 निर्भर नहीं करते भैया, इसकी धारिता अभी भी उतनी है, लेकिन आवेश अलग अलग हो गए होंगे। इस पर नया आवेश आ गया Q1 डैश, इस पर नया आवेश आ गया Q2 डैश। आओ तो संरक्षण के अनुसार आवेश संरक्षण, संयोजन से पहले कितना, संयोजन के बाद। संयोजन से पहले देखो, इस पर Q1 कितना था, C1 V1, इस पर Q2 कितना था, C2 V2। तो संयोजन से पहले कुल कितना था, Q1 प्लस Q2, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2। इस पर Q1 डैश कितना है, C1 इंटू V। इस पर Q2 डैश कितना है, C2 इंटू V। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश टोटल कितना आ जाएगा, C1 V प्लस C2 V। ये संयोजन से पहले है, ये संयोजन के बाद है। आवेश संरक्षण बराबर होंगे तो C1 V1 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। और यहाँ से उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। देखो ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 V। V कॉमन लोगे, C1 प्लस C2 नीचे भेजोगे, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव।
आ जाओ। अब हम जोड़ने के पश्चात आवेश क्या होंगे। अरे यार तुम लोगों को कमेंट करके बताइए मुझे, सभी की सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। अब हमें Q1 डैश निकालना है। Q1 डैश क्या होता है? C1 इंटू वी। अरे यार Q1 डैश C1 इंटू वी, Q2 डैश C2 इंटू वी, और V अभी अभी हमने निकाला ही है। अरे V ये रहा ना उभयनिष्ठ विभव, तो C1 इंटू वी पूरा डाल दो आप। अब देखो C1 V1 की जगह Q1 डाल दो, C2 V2 की जगह Q2। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू C1 है ना, तो वही लिख रहा है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वही है ये। अरे यहाँ Q1 की जगह C1 V1 डाल दे, सेम है, बस इसको सॉल्व कर लिया है बेटा। अरे Q क्या है? निकाय पर कुल आवेश है ना, तो Q1 प्लस Q2 क्या है? कुल आवेश है, तो उस Q को यहाँ लिख दिया और इस C1 को अंदर ले आए, वही चीज़ है। इसी प्रकार Q2 डैश हो जाएगा, इसी प्रकार Q2 डैश हो जाएगा। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश निकाल लो, Q1 डैश बटे Q2 डैश करोगे, ये आ जाएगा। Q1 डैश क्या है? C1V, Q2 डैश क्या है? C2V। Q1 डैश बटे Q2 डैश करोगे, V से V कट जाएगा, C1 बटे C2, C1 बटे C2। अबे यार Q1 डैश बटे Q2 डैश क्या आ जाएगा? C1 बटे C2, और C क्या होता है? समानुपाती है त्रिज्या के, तो यह आ जाएगा R1 बटे R2 के गोलीय चालकों की स्थिति में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का हो गया। अब इस पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि भी होती है, और वो हानि हमें कैलकुलेट करनी है, और चैप्टर का दी एंड हम कर देंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। चालक तार से जब आवेश का प्रवाह होता है, यहाँ से जब आवेश का प्रवाह होता है ना, तो बेटा जी हीट के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, तो हानि होती है, वो हानि हम निकाल रहे हैं। जब चालक तार से आवेश का प्रवाह होता है तो ऊर्जा नष्ट होती है, और यह ऊर्जा विद्युत या जो विद्युत ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल कितनी थी? अब देखो C1 इंटू वी, C1 इंटू वी फाइनल वाला संयोजन के पश्चात C2 इंटू वी, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अरे यार इस गोले पर इस गोले पर आओ, इस गोले का तो हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर कुल ऊर्जा, और इसका हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। इन दोनों का मिला लो, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, इन दोनों का जोड़ के अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या दिखा रहा है? लॉस। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? लॉस। ये आ जाएगा निकल कर। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा घटती है। अरे कुछ नहीं है यार, ये तो कैलकुलेशन है, ये नहीं करूंगा मैं, ये मेरा काम नहीं है। अगर तू बोलता है कि गुरुजी ये भी कर दो, तो नहीं करूंगा, जाओ। यहां आकर आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि संधारित्र कितने बच्चों को ढंग से समझ में आया। सर कि हमें ना ऐसा लगा जैसे 1 घंटे में हमने फटाफट से रिवीजन सा कर लिया, ऊर्जा सी आ गई सर, ऐसा लग रहा है जैसे सवाल कर लूं। एक काम करे ना, इस लेक्चर के बाद ना तूने नोट्स बनाना ढंग से, इस पूरी स्लाइड को उतार लेना अपनी नोटबुक में, एक एक करके जच के उतार लिया। उसके बाद रफ नोटबुक में उस पूरे को फिर से उतारना अपने हाथों से करके। इतना करने के बाद सवाल लेने की कोशिश करना, सवाल लेके बैठना। यकीन मानिएगा 10 में से 5 सवाल तो तेरे थ्योरी पढ़कर हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे तब बढ़ेंगे जब तू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता जाएगा। मैं ये नहीं कहता 10 में से 10 हो जाएंगे, कभी नहीं होते थ्योरी पढ़ के सवाल करते करते सवाल बढ़ते हैं। लेकिन हाँ इतना तो है कि जो 10 में से 5 बेसिक सवाल, जेई मेन के बता रहा हूँ मैं, भली तू जेई मेन के 10 सवाल उठा ले, 10 में से 5 तो थ्योरेटिकल हो जाएंगे सीधे थ्योरी पढ़ के, थोड़ा अगर बेसिक सेंस है तो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक और कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, इस वीडियो के चैट में नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, धन्यवाद।